सो इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। मींस हम देख रहे थे कि कैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर तीन कोऑर्डिनेट से मिलके बना है, वो ट्रायंगल तीन वर्टिसेस ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3, तो हमने देखा था कि उस ट्रायंगल के एरिया को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं x3, y3। तो उस एरिया के ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हमने देखा था। और आपको याद होगा कि इसमें हम आगे में हाफ लगाते हैं, ठीक है, ये हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये है डिटर्मिनेंट। तो ये आपको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देता है। और हमने प्रूव भी किया था कैसे हम ये लाते हैं। और आपको याद होगा कि हम इसको कैसे डिराइव कर रहे थे। हम लोग डिराइव कर रहे थे उसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से ही। मतलब हमारे पास अगर कोई पैरेललोग्राम दिया है, सपोज उसका एक वर्टेक्स अगर ओरिजिन है 0 0, दूसरा वर्टेक्स अगर सपोज ए बी कॉमा बी है, तीसरा सपोज सी कॉमा डी है, और सपोज हमने इसको ऐसे इसको मिला दिया, दिस वन इज वन साइड, दिस इज अदर साइड। और जो पैरेललोग्राम हमें बनाना है, तो सपोज इसके पैरेलल हम खींचेंगे ऐसे, और सिमिलरली थोड़ा और आगे जाएगा ये, सिमिलरली हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे पैरेलल दिस पैरेललोग्राम। अब देखिए इस पैरेललोग्राम में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ये हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। तो अब हमने इसका आपको बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी रिटन एज ए डी माइनस बी सी, आपको याद होगा। और जो भी एरिया आएगा वो तो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये मॉडुलस में लेते हैं हम लोग, तो ए डी माइनस बी सी। अब देखिए इसको हम लोग लिखने का एक तरीका था कि अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट जो होगा, दिस विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज नथिंग बट ए डी माइनस बी सी। बट ये आता कैसे था? तो आपको याद है, इसको प्रूव करना बहुत इजी है। ये हमने डायरेक्टली लिख दिया था कि अगर कोई भी एक पॉइंट अगर किसी पैरेललोग्राम का ओरिजिन हो दो, और बाकी दो पॉइंट्स ए कॉमा बी और सी कॉमा डी हो, तो चौथा पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। और उस टाइप के पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा, दैट इज ए डी माइनस बी सी, उसका जो भी नेट वैल्यू होगा। बट ये कोई बहुत ही रिग्रेस इसका प्रूफ नहीं है। आपको याद होगा कि किसी भी ये एक फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। आपको याद होगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग कैसे निकालते थे? आपको अगर याद हो तो हम लोग निकालते थे हाफ, और उसके बाद जो स्टेयर वाला फॉर्मूला था उसमें क्या लिखेंगे? x1 y1। तो आप सपोज, आपको मैंने बताया था या तो आप क्लॉकवाइज घूम लो या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम लो। तो सपोज हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो देखो आप यहाँ से ए बी 0 0, ठीक है, ये देखो यहाँ से आ जाएगा आपका अगर मैं ए कॉमा बी से स्टार्ट करूँ, तो ए बी ये आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 0 आएगा, फिर उसके बाद सी डी आएगा पॉइंट, फिर उसके बाद ए प्लस सी और बी प्लस डी आएगा। उसके बाद देखिए, अब मैंने आपको बताया था फिर से स्टार्टिंग पॉइंट को लिखना पड़ता है ए बी, और इसको आप सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट सेम थिंग, ए डी माइनस बी सी। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आना चाहिए वो आ जाएगा। देखिए यहाँ से, तो ये देखिए हाफ ऑफ इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं। तो ये कितना आ रहा है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका आ गया हाफ, और ये स्टेयर फॉर्मूला क्या था आपका? ये ए बी से अगर हमने शुरू किया है तो ए बी, फिर 0 0, फिर सी डी, फिर ए प्लस सी और बी प्लस डी, और फिर लास्ट में ए बी दोबारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपको क्या आएगा? हाफ, ये देखिए ये 0 माइनस 0 इज 0, दिस अगेन 0 माइनस 0 इज 0, मल्टीप्लाई करोगे अगर तो और लेकिन ये वाला टर्म कितना होगा? ये होगा सी इंटू बी प्लस डी, हाफ इंटू सी इंटू बी प्लस डी, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए डी इंटू ए प्लस सी, ठीक है, माइनस उसके बाद प्लस, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये वाला हमने कर लिया। उसके बाद देखिए ए प्लस सी इंटू बी, ए प्लस सी इंटू बी, माइनस क्या हो जाएगा? ए इंटू बी प्लस डी, ए इंटू बी प्लस डी। ये आपका आ गया रिजल्ट। अब देखिए इसको आप फिर सॉल्व कीजिए। इसको क्या हो जाएगा? ये बी सी हो जाएगा, ये बी डी हो जाएगा, ये माइनस ए डी हो जाएगा, माइनस सी डी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ये दिस वन इज सी डी, ये सी डी हो जाएगा,
सी डी, क्योंकि ये सी इंटू डी है, सी डी माइनस ए डी माइनस ए डी हो जाएगा, माइनस सी डी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस ये कितना हो जाएगा बी सी, माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए बी और माइनस ए डी। इसको आप सॉल्व करो, माइनस दिस इज ए एंड दिस इज डी, दिस इज डी, दिस इज ए माइनस ए डी। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस सी डी माइनस सी डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बी सी टर्म 2 बार है और ए डी टर्म भी 2 बार है, तो इसको लिखेंगे हाफ और 2 बी सी माइनस 2 ए डी। ठीक है, 2 अगर कॉमन निकालोगे तो ये 2 ये इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, ये आपके पास रिजल्ट आया बी सी माइनस ए डी। एंड दिस इज, ये जो आपका बी सी माइनस ए डी आया है, ये आप यहां से देख लो, प्रीवियस में जाओ, ये जो हम लोग निकाल रहे थे यहां से आपको क्या आ रहा था एडी माइनस बीसी, इसको आप बीसी माइनस एडी भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दिस टर्म इज अंडर मॉडुलस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप सीडी को ऊपर लिखो चाहे ए बी को, अगर सीडी को हम ऊपर लिखते ए बी को नीचे लिखते किसी भी डायरेक्शन में, तो देखो ये बीसी माइनस एडी आ जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू टेक द मॉडुलस वैल्यू, आपको मॉडुलस का वैल्यू लेना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो इसीलिए ये आपका बीसी माइनस एडी आ गया, और यही आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको दिखा रहा है कि अगर इस टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एरिया आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स ए बी और सी डी। और इसी से हम लोग प्रूव कर रहे थे पिछले क्लास में, आपको याद होगा कि हम लोग इसी से प्रूव कर रहे थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमने अभी देखा। अब देखिए इसके बाद ये जब हमने देख लिया कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को कैसे हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि अगर 2 पॉइंट ए बी सी डी हो और तीसरा पॉइंट ओरिजिन हो और फोर्थ पॉइंट को आप ड्रॉ कर सकते हो, तो उसका एरिया इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिया। अब देखिए इसमें एक और चीज है, लास्ट में इसको विजिट कर रहा हूं, आप देख लो, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम दे, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ऑफ एरिया दे, ऑफ व्हाटएवर साइड द पॉलीगन में भी, कितना भी साइड का पॉलीगन हो, कितने भी साइड का पॉलीगन हो, अगर आपको उसका एरिया निकालने के लिए दे दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले चेक कर लेना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करके कि कौन सा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है। मतलब अगर आपको दे दिया जाए कि सपोज आपको 5 पॉइंट दे दिया जाए 0 0 या फिर 0 0 हटाओ, इसको 5 पॉइंट दे दिया जाए, सपोज 1,2, 2,5, 5,3, 4,7 और 8,1, अगर इस टाइप का एक पॉलीगन दे दिया जाए जिसके 5 पॉइंट ये है, तो इसे डायरेक्टली लेके हमें सॉल्व नहीं करना है। तो आपको याद होगा, अगर हम डायरेक्टली लेके और फिर 1,2 लिख के इसका मैट्रिक्स को सॉल्व कर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले हमें राइट सीक्वेंस में इन पॉइंट को ड्रॉ करना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है पॉइंट्स का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं, आप नेक्स्ट पेज में देखिए, पॉइंट्स क्या है आपके 1,2, दूसरा पॉइंट क्या है, 2,5, 5,3, 2,5, 5,3, फिर क्या है 4,7, 4,7, फिर क्या है आपका 8,1, 8,1 एंड द लास्ट पॉइंट इज 1,2, तो लास्ट पॉइंट आ गया 1,2। अब देखिए इस पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को, इन 1,2 तो ये सेम पॉइंट था इसीलिए हम लिख रहे थे यहाँ पे, तो इसको आप लोग इरेज कर दो। ये पांच पॉइंट्स का एक पॉलीगन दिया हुआ है आपके पास। तो आप देखो इस केस में क्या करोगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के देखोगे इन पॉइंट्स का पोजीशनिंग क्या है। तो सपोज मैं फर्स्ट पॉइंट को लेता हूं, तो अगर मैं इसको मैं 1,2 को मैं यहां अगर 1 डिस्टेंस मानता हूं, तो y का डायरेक्शन में सपोज दिस इज 2 डिस्टेंस, तो ये आपका 1,2 पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो 2,5, x इज 2 एंड y इज 5, सो इट विल बी समवेयर हियर 3 4, दिस इज 5, सो ये हो गया आपका 2,3 4 5, दिस इज 5, 2,5, ये हो गया आपका 2,5। उसी तरीके से ये 5,3 है, x कितना हो गया 5, तो x 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5, दिस इज 5 5 कॉमा एंड दिस वन इज 3, तो 3 आपका यहां कहीं आएगा, तो दिस इज 5,3, दिस इज 5,3। उसी तरह देखो ये 4,7 है, 4,7 कहां पे आएगा, x इज 4 एंड y इज 7, y 7 कहां पे आएगा, ये 5 था, ये 6, ये 7, y इज 4,7, सो दिस इज 4,7। उसी तरह 8,1 कहां पे होगा, x इज 8,
सो दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। तो ये आपका 8 हो गया एंड कॉमा y इज 1, तो ये आ गया R8,1। अब आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट ज्वाइन द पॉइंट्स, आपको बस ज्वाइन करना है पॉइंट्स को। तो देखिए अब आपको देखो एक पॉलीगन बनाना है अगर, तो इस पॉलीगन को आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, पांचों पॉइंट से मिला के अगर बनाना है तो ये ऐसा बनेगा पॉलीगन, ठीक है। अगर क्लोज शेप बनाना है, पॉलीगन इज अ क्लोज शेप, तो आपको पांचों पॉइंट्स मिला के ऐसा बनाना पड़ेगा। फिर आपको एक सीक्वेंस चूज करना पड़ेगा, चाहे ऐसे चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चूज करो, चाहे क्लॉकवाइज चूज करो, कोई एक सीक्वेंस चूज करना पड़ेगा। तो आप देखो सपोज मैं ये सीक्वेंस चूज कर रहा हूँ 4,7 से जो स्टार्ट हो रहा है, 4,7, दिस इज 2,5, दिस इज 2,5, दिस इज 1,2, दिस इज 8,1 एंड दिस इज 5,3। और ये सीक्वेंस करके हम लोग, और लास्ट पॉइंट को फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे, दैट इज 4,7। और इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सारा वैल्यूज निकाल लेंगे एंड दिस विल गिव यू एरिया, दिस विल गिव यू एरिया ऑफ दिस कर्व। आपको पता होना चाहिए, इससे हम लोग एरिया निकालेंगे। क्लोज शेप बनाना है तो सारे पॉइंट्स को लेना है ऐसे कि आपको क्लोज बनाना है शेप, तो इस टाइप से लेके आप फिर इसका एरिया ऑफ पॉलीगन फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स यू कुड फाइंड। तो आप जब इस तरीके से आप बनाओगे तभी आप एरिया ऑफ पॉलीगन जो इन सारे पॉइंट से मिलके बनेगा उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू आप निकाल लो हाफ, ये कितना आएगा 20 - 14, तो दिस इज 6 प्लस ये 4 - 5 दैट इज -1, ठीक है। उसके बाद ये 1 - 16, 1 - 16 इज -15, ठीक है। दिस इज 24 - 5 इज +19, दिस इज 35 - 12 इज 23, 35 - 12 इज 23। तो ये आपको नेट सॉल्यूशन कितना दे देगा, देखो this is 19 plus 23 is 42, this is 42 and 6 48, 48 minus 16, 48 minus 16 is 48 minus 16 is 32, 48 minus 16 is 32, और ये इसका हाफ तो ये हो जाएगा 16। सो द एरिया ऑफ दिस पॉलीगन इज 16 वॉट एवर स्क्वायर यूनिट, जो भी स्क्वायर यूनिट होगा वो आपका जो है वो इस पॉलीगन का एरिया होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर देखना होता है कि वो कहाँ लाई कर रहे हैं, उसके बाद उसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देके हमें क्लोज फिगर बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हम उस पॉइंट्स को ले सकते हैं। ऐसे रैंडमली लेने से हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा जब भी आपको कभी एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पॉलीगन हमने निकालना सीख लिया है। अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो हम लोग देखेंगे वी विल टॉक अबाउट वी विल टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसके बारे में हमने डिराइवेशन भी किया था, किस तरीके से हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते हैं, मतलब एक रैंडम से हम समझे, रैंडम लाइन से। तो सपोज ये एक लाइन है एंड दिस वन इज सेकंड लाइन। अब इन दोनों लाइन के बीच में सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो हमने देखा था कि थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। आप देखे होंगे मैंने पहले निकाला था। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, अगर मैं इस थीटा की बात कर रहा हूँ, अगर इन दोनों लाइन की बात करूं मैं, सपोज दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, तो इन दोनों लाइन के बीच में ये एक एंगल है और दूसरा एंगल कौन सा होगा, ये वाला। दोनों एंगल हो सकते हैं, दिस इज थीटा डैश। तो द एंगल कैन बी थीटा और थीटा डैश, दोनों में से कोई एंगल हो सकता है। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पे m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 है, दिस वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, दिस वैल्यू कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये इसीलिए हम लोग इसका मॉडुलस लेते हैं, क्या लेते हैं, मॉडुलस। हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है यहाँ इसका। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेके इसका बनाएंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा का जो भी वैल्यू आएगा, मतलब द नेट फॉर्मूला विल बी tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, और इसका हम लोग मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं tan इनवर्स के अंदर। और उसके लिए जो एंगल आता है, दैट एंगल इज द फर्स्ट एंगल विच इज बिटवीन एंगल 1 एंड 2, मतलब पहला एंगल जो लाइन 1 और 2 के बीच में होगा वो थीटा होगा, और दूसरा एंगल जो होगा थीटा डैश, वो कौन सा होगा, दैट इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा। देखिए ये दोनों का सम तो 180 होगा, तो थीटा डैश इज नथिंग बट थीटा डैश प्लस थीटा इज नथिंग बट 180। तो इसीलिए थीटा डैश को हम लोग 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में कभी भी आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर निकालने को दे,
एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आप देखो आपके दो आंसर होंगे हमेशा। एक एंगल, एक आपका डायरेक्ट आपका पॉजिटिव से जो आएगा, जो आप m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 का जो वैल्यू दोगे यहाँ पे, इससे जो इसका पॉजिटिव देने के बाद जो थीटा का वैल्यू आएगा, एक वो एंगल होगा और दूसरा एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो इस जो थीटा डैश बोल रहे हैं हम लोग, थीटा डैश इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ये सेकंड एंगल होगा जो कि आपका A1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो इसीलिए दो एंगल, हमेशा एंगल बिटवीन टू लाइन के केस में दो आंसर आएंगे आपको, और आपको देना है, देखना है कि ऑप्शंस कैसा दिया हुआ है और ऑप्शन आपको क्या पूछ रहा है। सपोज मैं एक एग्जांपल से अगर देखूं, सपोज देखो, सपोज आपके पास एक लाइन दिया हुआ है, सपोज एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले आप ड्रॉ कर लो। सपोज ये आपको, सपोज एक लाइन दिया हुआ है और दूसरा लाइन सपोज आपको ऐसा दिया हुआ है। सपोज इस लाइन का जो स्लोप है, सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड दिस एंगल इज सपोज 120 डिग्री, ठीक है। तो आप देखो इस लाइन का स्लोप तो आप निकाल सकते हो, दिस सपोज आई टेक इट एज एंगल लाइन 1 एंड दिस वन इज लाइन 2। तो आप देखो जो M1 होगा दैट इज नथिंग बट tan 60 डिग्री, और M2 जो होगा दैट इज नथिंग बट tan 120 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, √3। उसी तरह tan 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 90 प्लस थीटा इज cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 30 डिग्री इज 1/√3, cot 30 डिग्री इज अगेन √3। तो इसका वैल्यू भी √3 आ गया। अब देखिए लेकिन आपको याद होगा कि अगर आप tan का ग्राफ बनाओगे, हम लोग जब फंक्शंस एंड ग्राफ्स पढ़ेंगे, तो tan 90 प्लस थीटा जो होता है दैट इज नेगेटिव माइनस cot 30 डिग्री, तो ये आपको माइनस √3 देगा। M2 इज नथिंग बट माइनस √3, ये आपको याद रखना है। tan 60 डिग्री इज √3 एंड tan 120 डिग्री इज माइनस cot 30 डिग्री माइनस √3। ये आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं इसको tan 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ, एंड tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, ये आपका पॉजिटिव होता है। मतलब आपको ये क्या दे देगा, tan, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, आप एक्चुअली हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे तो आप देख सकते हो tan 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस tan थीटा, ये आप देख लेना। तो दैट इज इक्वल टू माइनस √3। तो ये आपका आएगा इस तरीके से, आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। देखो ये 0 है, ये 90 है, दिस वन इज 180, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है, एंड 180 माइनस थीटा पॉइंट विल लाई इन दिस रीजन, सो इट विल बी नेगेटिव वैल्यू देगा, दैट इज माइनस tan 60 डिग्री। और ये आपका अगर tan 90 प्लस 30 डिग्री करते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री, तब भी नेगेटिव वैल्यू देगा, बस उसका क्योंकि 90 प्लस वाला टर्म है तो इसलिए कॉट आ जाएगा, तो माइनस cot 30 डिग्री। तो ये आपको पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया भी था, उसको मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। सो दिस वैल्यू M2 इज इक्वल टू माइनस √3। अब देखिए अगर आपको ये पता है M1 और M2 का वैल्यू, तो मैंने पहले ही बताया है आपको, थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट tan इनवर्स M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, और इसका मॉड्यूलस लेना है, इसका जो भी वैल्यू आएगा। तो M2 माइनस M1 पहले आप निकाल लो, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, ये कितना वैल्यू आ रहा है। तो M2 माइनस M1 देखिए आप यहाँ से, M2 माइनस M1 कितना आएगा, M2 इज सपोज माइनस √3, M1 इज सपोज √3, तो माइनस √3 फिर से आएगा बिकॉज दिस देयर इज अ नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। और उसके बाद 1 प्लस M1 M2 अगर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3, 1 प्लस -3, ये नेट रिजल्ट कितना आ गया, ये आ गया -2√3 ऊपर में, और नीचे में आ गया -2, -2 और -2 कैंसिल, द नेट रिजल्ट इज √3, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 आ गया। एंड अगर आपको पता है थीटा अगर tan इनवर्स √3 में निकालना है, तो ये tan 60 डिग्री का वैल्यू है, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यानी कि इन दोनों के बीच में एक एंगल तो 60 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, दूसरा एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक है, दूसरा एंगल कितना होगा 120 डिग्री, मैंने पहले बताया थीटा डैश इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। दो, तो यानी कि जो आपको दोनों लाइन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 60 डिग्री भी हो सकता है और 120 डिग्री, जो भी ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिया है और जिस तरीके का आपको स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू दैट आपको आंसर करना है। तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में। अब देखिए, जब हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस देख लिया, और अब हमारा मैक्सिमम जो बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो टॉपिक सारे खत्म हो चुके हैं, और जो लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है थोड़ा, वो हम थोड़ा लोकस के बारे में और कोलोनियलिटी के बारे में पढ़ेंगे। लोकस ऑफ अ कर्व, ठीक है, किसी भी कर्व, कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया हो, इसका मतलब ये है कि सपोज मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन टू यू, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में सपोज आपको बोला जाए
कि सपोज आपके पास इस टाइप का एक कंडीशन दिया जाए कि दो पॉइंट्स हैं, सपोज दो पॉइंट आपको दिया जाए, सपोज दिस पॉइंट इज सपोज दिस पॉइंट इज a comma b and this point is c comma d, and the condition given is कि the distance of the point from these two points is always same. मतलब अब आपको दिखाना है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, फाइंड, इसमें ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट which has equal distance from a comma b एंड सी कॉमा डी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और लोकस निकालने का मतलब यह है, पॉइंट के लोकस को निकालने का मतलब यह है कि उस टाइप के जितने भी पॉइंट्स होंगे जो कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी के ऊपर से बराबर आपका डिस्टेंस होगा, वो सारे पॉइंट किस टाइप के कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये देखने के लिए, वो कर्व का इक्वेशन कैसा होगा वो देखने के लिए हम लोकस निकालते हैं। तो उस केस में हमें इक्वेशन क्या लिखना होता है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। आपको पता है ये डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर अंडर रूट। ये जो डिस्टेंस होगा, सपोज आई कंसीडर इट एज पॉइंट ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी करना है आपको। तो इस केस में देखो ए बी कितना है, अंडर रूट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, टोटल अंडर रूट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा डिस्टेंस होगा, ए सी। ए सी क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी होल स्क्वायर। ये आपको कंडीशन आ गया। अब इस कंडीशन से यू विल गेट एन इक्वेशन, ठीक है। इससे आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, x माइनस ए होल स्क्वायर, अंडर रूट दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कंडीशन आया। अब इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट अ इक्वेशन ऑफ अ कर्व विच विल, जो आपको इक्वेशन आएगा वो ऐसा कर्व का इक्वेशन होगा जो डिफाइन करेगा उस कर्व को जिसके ऊपर वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो इक्वी डिस्टेंस है बी और सी से। तो इसीलिए लोकस ऑफ अ कर्व का मतलब है कि जो पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा वो किस टाइप के कर्व के ऊपर वो लाई करेगा, और वो कर्व का इक्वेशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो यानी कि ये आपका कैसा इक्वेशन आ जाएगा, आप देख लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2yd। तो यानी कि आपको एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो नेट रिजल्ट आपको बचेगा वो एक्स, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन आएगा। आपको भी देख लो, ये 2ax है, ये 2cx है। सपोज मैं इधर ले गया 2cx को, तो दिस इज इक्वल टू 2c माइनस 2a इंटू एक्स प्लस, ये देखो ये माइनस 2yb है और यहाँ 2yd है, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो डेट विल बी इक्वल टू 2d माइनस 2b, तो 2d माइनस 2b इंटू वाई, और उसके बाद जो कांस्टेंट है वो क्या होंगे, ये होगा इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर माइनस, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा और इक्वल टू 0। और ये आपको दिख रहा होगा, ये सारे चीज तो कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे, ए बी सी डी का जो भी वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग ये सारे वैल्यूज आएंगे। और आपको एक्स और वाई का दिख रहा होगा कि पावर 1 है, तो दिस इज नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब जो भी पॉइंट्स आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो पॉइंट सारे स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे, और लोकस ऑफ द जो कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब वो एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड अ लोकस ऑफ अ कर्व। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। सो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।